न लोगों की चीखें दिमाग से निकलती हैं, न अपनों की यादें। दहशत और गम आज भी बिल्किस की जिंदगी का नासूर बना हुआ है। मर तो वो उसी दिन गई थी जिस दिन एक भीड़ ने उनके परिवार पर हमला बोला था, और उसके बाद जो हुआ वो उन्हें आज भी तिल तिल कर मारता है। बेगानों से चेहरा तक छिपाने वाली बिल्किस की इज्जत को सरेआम तार तार कर दिया गया। उनकी आंखों के सामने उनके परिवार को बेदर्दी से काट दिया गया। आज बिल्किस बानो को इंसाफ तो मिल गया है, लेकिन दिल में एक सवाल बरकरार है, क्या कोई भी इंसाफ, कोई भी सजा उनके बीते दिनों को, उनकी इज्जत को, उनके परिवार को वापस दे सकती है? क्या हुआ था उस दिन 28 फरवरी 2002 को? क्या हुआ था? सुबह में हम हमारा काम कर रहे थे, 9-10 बजे का टाइम था। 1 मार्च की बात है। हाँ, और उसी वक्त हमारे एक तरफ से घर जल रहे और लूटपाट हो रहा था। और हमारी खाला बीबी करके नाम है, वो दौड़ के आए उधर से कि चलो चलो निकलो, घर जल रहा है, लूटपाट हो रहा है, अपने को मार डालेंगे, चलो निकलो घर में से। तो फिर हम उधर से निकल गए। उधर रास्ते पे हम गए, इतने में हमारे पर हमला हो गया। 2 गाड़ी आई थी हमारे गांव से, तो उन्होंने हमारे पर हमला कर दिया कि ए रहे मुसलमान, मारो काटो इसको, छोड़ो मत। फिर हमारे पर हमला किया, हमारे कपड़े फाड़ डाले, हमारी माँ बहनों को, भाइयों को, मेरे चाचा ससुरा, मेरे मामा थे, मेरी फोई थी, इन सबको मारने लगे। हमको, मेरे को भी मारने लगे। मेरी बेटी 3.5 साल की मेरी गोद में थी, उसको लेके पटक दिया नीचे। फिर मेरे को पकड़ के 2 जन पकड़ के ले गए मेरे को, और 3 जन ने मेरे पर बलात्कार किया। और मैं देखती रही कि मेरे परिवार को मारो मत, छोड़ो, छोड़ दो उसको, तो भी उन्होंने छोड़ा नहीं, हमको मारने लगे, सबको मार डाला मेरी आंखों के सामने। बच्ची आपकी? बच्ची को भी मार दिया, और 2 दिन की लड़की को भी मार दिया। जो हम 17 लोग थे और सबको मार डाला। इनमें से हम 3 बच गए, वो 2 लड़के बचे हैं और मैं। उसके बाद क्या हुआ? आप कैसे बच गए? उसके बाद मेरे शायद 1-2 घंटे के बाद मुझे होश आया, तो मैं सबको देख के मैं छुप के एक पहाड़ था उस पे चली गई। फिर वहाँ मैं छुप के बैठी रही कि सबको मार डाला है, और अब मैं क्या करूँगी, अकेली मैं कहाँ जाऊँगी। और फिर मैं अल्लाह से दुआ करती रही कि अल्लाह मुझे बचा लेना, मुझे बचा लेना। फिर वहाँ एक रात और एक दिन रुकी पहाड़ पे, अकेली ठंड में? हाँ, कपड़े भी नहीं थे? कपड़े भी नहीं थे शरीर पे। एक चनिया था उधर पड़ा हुआ था, तो वो पहन लिया मैंने। फिर प्यास भूख बहुत लगी मेरे को, तो मैंने एक हैंडपंप नीचे, मेरी नज़र उधर लगी, तो मैंने देखा कि हैंडपंप दिख रहा है, तो मैं पानी पीने के लिए नीचे उतर जाऊं। तो मैंने हिम्मत करी कि अल्लाह ने मुझे जिलाई है तो जिलाएगा, और मैं ऐसा करके हिम्मत करके नीचे उतरी और मैं हैंडपंप पे गई। तो वो लोग भी मुझे मारने लगे कि कौन आया है इधर, कपड़े भी नहीं है उसके शरीर पे। तो वो लोग भी मुझे मारने लगे, तो मैं उनके जैसी भाषा बोली कि मैं तुम्हारे वाली हूँ, मुझे मारो मत। तो उन लोगों ने मुझे पानी पिलाया और मैंने कपड़े मांगे, ब्लाउज और ओढ़ना, तो उन्होंने दिया मेरे को। फिर मैं पुलिस की गाड़ी देखी मैंने, तो उधर मैं चली गई। उधर मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे परिवार वालों को सबके साथ ऐसा हुआ है, उनको मार डाला है और मुझे ले चलो सर, मुझे मार डालेंगे। वो लोग मुझे लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन में दूसरे दिन मैंने FIR दर्ज करवाई, तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि तू ये सब लिखा रही है तो तुझे मार डालेंगे जहर का इंजेक्शन देके। फिर आप अपने पति से कैसे मिली? हमारे पति आए, फिर 10-15 दिन के बाद आए थे कैंप में। तब तक आप कैंप में थी? हाँ, मैं कैंप में थी। अभी भी रोती हो कभी बैठ कर? हाँ, रोना तो आता ही, याद आता है सब। माँ बहन नहीं है, भाई छोटे छोटे, एक भाई है और एक मैं हूँ, 2 ही बच्चे हम, और पापा है और भाभी है, भाई के बच्चे हैं।
आप बहुत डिप्रेशन में चली गई थी ना? हाँ, बीच में तो बहुत बीमार हो गई थी मैं। अभी भी दवाई चल रही है मेरी। गुस्सा आता है बिल्किस? बहुत गुस्सा आता है कि सामने आ जाए तो हम भी मारें उसको। हमारा जीना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्या करेंगे हम। बस रोते रोते निकाल दिए, 10 साल होने आए हैं। कुछ और कहना चाहती हो आज? और तो ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ है वो ऐसा कई बहनों के साथ हुआ है, तो उनको भी मेरे जैसा इंसाफ मिलना चाहिए। पूरे हथियार के साथ किसी का हाथ काट दिया, पाँव काट दिया, मेरी बेटी के साथ रेप करके उसके मार दिया। जब दर्द हद से ज्यादा हो जाता है तो दिमाग सुन्न पड़ जाता है और दर्द महसूस ही नहीं होता। कुछ ऐसा ही हाल आज नसीम बानो का भी है। गुजरात में हुए नरसंहार में नसीम बानो को एक नहीं, दो नहीं, 22 जख्म मिले हैं। उनके परिवार के 22 लोगों को एक ही दिन में मौत के घाट उतार दिया गया। सदमा इतना गहरा था कि नसीम बानो पागलपन के कगार तक पहुंच गई। आज वो अगर हमारे साथ हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी हिम्मत के बलबूते पर, वो हिम्मत जिसने उन्हें फिर से जीना सिखाया। नसीम बानो जी, हाँ जी। 22 लोगों को खोया आपने अपने परिवार से? हाँ, अपने परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन था आपके परिवार में? मेरे जो 22 लोग हैं ना, इसमें मेरे ससुराल के 10 लोग हैं। हाँ, इसमें ससुराल से जो 10 लोग हैं, इसमें मेरी सास है, मेरी हस्बैंड की माँ, और इसमें मेरी 13 साल की बेटी है, और मेरा हस्बैंड है, और चाचा चाची है, चाचा के लड़के हैं, 10 साल वो हो गए। પછી माई के घर वाले में से पापा है, भाई है, चाचा है, चाची है, चाची के लड़के हैं। माई के घर वाले लोगों से 12 लोग हैं, और मेरे घर से 10 लोग हैं, टोटल 22 लोग। आप कहाँ थी उस दिन? मैं एक हॉस्पिटल में थी। अब वही गांव में? नहीं, मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर है। उस दिन क्या क्या घटनाएं हुई थी वो हमें पूरा बताइए, क्या क्या हुआ था उस दिन? कि तो देखो, ये लोग, हमको तो कुछ मालूम नहीं था कि लोग क्या करने वाले क्या नहीं, लेकिन मैं 28 फरवरी को 27 को मैं दाखिल हो गई थी हॉस्पिटल में, और 28/11 को मेरा ऑपरेशन हुआ था, गायनिक प्रॉब्लम था। तो फिर वहाँ बता रहे थे लोग, और मेरी हॉस्पिटल के सामने भी हुआ था। जो लोग आए थे, टोला आया था वो, फिर उसने मस्जिद ऊपर हमला किया, फिर घर से पूरा सामान लूट लिया, लोगों को भगाया। फिर दूसरे दिन सब लोगों को, जितने जो लोग आते थे वो मार देते थे, रेप कर करके। यही सब किया है उन्होंने। और जो मेरे माँ के घर के जो लोग मर गए ना, वो मेरे जो ससुराल वाले लोग हैं, मेरे गांव में एक नदी है, वो नदी के अंदर निकल के वो कालोल आ रहे थे। सर, कालोल हमारे 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ आ रहे थे, तो उसको वहाँ मार दिया। और हमारे जो चाचा और चाची और भाई थे, तो टेम्पो लेकर वो कालोल आ रहे थे, तो बिल्कुल मेरी हॉस्पिटल के सामने उसको रोक दिया, और जैसे वो टेम्पो ऐसे हो गया ना, तो जितने लोग निकलते जा रहे उसको काट दिया। पूरे हथियार के साथ किसी का हाथ काट दिया, पाँव काट दिया, मेरी बेटी के साथ रेप करके उसके मार दिया। और फिर मेरे चाचा के 2 लड़के थे ने, तो उसको मारा नहीं था, मार के उसको फेंक दिया था। कभी लगता है काश मैं अपनी बेटी को बचा पाती, लगता है ना। मुझे मार देते, मेरी बच्ची को छोड़ देते। मैं थी ना उधर। आपको कब और कैसे पता चला कि आपकी अपनी बेटी नहीं रही, पति नहीं रहे? सब नहीं, मेरे ससुराल के बारे में तो काफ़ी 15-20 दिन हो गया था, लेकिन जब माँ के घर वाले लोग मर गए थे मेरे सामने, तो इसमें से मेरा एक भतीजा बचकर आ रहा था। फिर बताया कि अपने माँ और पापा सब
चाचा चाची को काट दिया उधर, कैसे दंगे उठाए थे। फिर मैं हादसे में आ गई थी, 6 महीना तक मैं हादसे में रही थी। परिवार के नाम पे तो कोई बचा ही नहीं। कोई नहीं बचा। अब क्या चाहती हैं? अब मैं न्याय चाहती हूँ। सारे हिंदुओं से नफरत हो गई? नहीं, सारे हिंदुओं से नहीं नफरत हुई। एक हिंदू भी मुझे बचाने वाला था ना, तो सबके साथ मानवता खत्म नहीं हुई थी, कुछ लोगों में तो बच गई थी। आपके बेटे ने परिवार की सारी तस्वीरें आपसे छुपा ली हैं? हाँ, क्यों? और ताकि हमारी मम्मी रो रो कर वो पागल हो जाएगी, इसीलिए। अब क्या लगता है जिंदगी ऐसे ही बस तन्हा बीत जाएगी? अभी तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इंसाफ का इंतजार रहेगा। कल भी मेरे गांव गई थी ना, तो मुझे ऐसा हुआ, मैं 10 साल हो गया, लेकिन मैं मेरी माँ के घर के अंदर नहीं गई, मेरे घर के अंदर नहीं गई। उसने क्या किया है क्या नहीं, बस 10 साल वो गांव में गई थी, तो ऐसे दिख रहे थे कि कहाँ वो लोग मिलेंगे, कहाँ बात करेंगे। ऐसे एक बार मिल जाए तो बात करके वो चले जाए, फिर नहीं आए तो चलेगा। फिर ऐसे भी होता था कि आरोपियों को क्या कुछ कर दे, किसको बताए कि किस तरह हमको न्याय मिलेगा, ये लोगों का क्या होगा क्या नहीं। ऐसे होता था मुझे। ये वो चंद कहानियां हैं जो गुजरात में हुई बड़ी हिंसा का एक छोटा सा हिस्सा है। इन जैसे हजारों और परिवार हैं जो नफरत की आग में झुलस गए। आज इनकी कहानियां आप तक पहुंचाने के पीछे हमारा एक ही मकसद है कि हम उस बदनुमा इतिहास को फिर कभी ना दोहराएं। आइए वादा करें खुद से और एक दूसरे से कि कभी भी अपने धर्म, अपने मजहब को इतना हावी नहीं होने देंगे कि हम अपनी इंसानियत ही भूल जाएं और इंसान दरिंदा बन जाए।